नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के आरोपित की पहचान कर ली गई और लिया इस पर तगड़ा एक्शन। आज आपको इसी खबर के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। आरोपित की हुई पहचान, दोनों पर था 3-3 लाख का इनाम। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे का है मामला। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के आरोपित की पहचान कर ली गई है। इनकी पहचान मुसाविर हुसैन साजिब के रूप में हुई है और इसी कैफे में आईईडी रखा था। इतना ही नहीं, साजिब का साथ देने वाले आतंकी की भी पहचान कर ली गई है। उसका नाम अब्दुल माथेरन ताहा है। दोनों कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के निवासी हैं और आईएसआईएस के शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़े हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दोनों के ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा है। दोनों कर्नाटक में साल 2020 में हुए एक आतंकी घटना में वांटेड हैं। दोनों ने 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। हालांकि ये ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके कारण अफरा तफरी मच गई थी। आरोपितों की पहचान के लिए एनआईए ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इन सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध अलग अलग वेशभूषा में नजर आए थे। तस्वीरों में आतंकी कभी टोपी पहने तो कभी मास्क लगाए नजर आए थे। उसकी बस में यात्रा की भी तस्वीर सामने आई थी। एनआईए ने संदिग्ध की एक तस्वीर जारी करते हुए जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। एनआईए के सूत्रों ने विस्फोट से पहले उनके मूवमेंट की जांच की और पाया कि दोनों चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में एक लॉज में रुके थे और विस्फोट के बाद फिर से चेन्नई लौट आए थे। आरोपितों का आखिरी ठिकाना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया गया है, जिसकी सीमा तमिलनाडु राज्य से लगती है। साजिब की पहचान उसकी टोपी से की गई। जांच में पता चला कि साजिब और ताहा ने चेन्नई के मयलापुर के एक मॉल से टोपी हासिल की थी और ट्रिप्लिकेन में ठहरे थे। इससे पहले जांचकर्ताओं ने संदिग्ध के कई सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए थे, लेकिन टोपी के कारण उनकी पहचान छिपी रही। हालांकि टोपी पर अंकित नंबर के आधार पर एनआईए ने इसकी जानकारी हासिल की और पता चला कि इसे जनवरी में एक मॉल से खरीदा गया था। जांच के दौरान पता चला कि ये टोपी सीमित संस्करण की थी और इसे दक्षिणी राज्यों में लगभग 400 लोगों को बेचा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी के दिन मॉल के सीसीटीवी फुटेज में कर्नाटक के तीर्थहल्ली के निवासी साजिब और ताहा दिखे। दोनों आंध्र प्रदेश जाने से पहले फर्जी आईडी का उपयोग करके जनवरी और फरवरी में ट्रिप्लिकेन में एक लॉज में रुके थे। आईएनए के अधिकारियों ने इस टोपी को बेंगलुरु में घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर एक शौचालय से बरामद किया था। इस टोपी पर मिले बालों के नमूने इकट्ठे किए गए और उसकी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद एनआईए ने साजिब के निकटतम परिवार के सदस्यों के डीएनए से बाल के डीएनए का मिलान किया तो मिल गया। इसके बाद उसकी पहचान हुई। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। क्या है पूरा मामला? रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का फेमस कैफे है। ये कैफे व्हाइट फील्ड के ब्रुकफील्ड इलाके में है, जो शहर का बिजनेस सेंटर और मशहूर टेक हब है। यहाँ हुए आईईडी ब्लास्ट ने लोगों को पुणे के जर्मन बेकरी कांड की याद दिला दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट है। जांच हो रही है। कैफे के कैशियर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक शख्स ने कैशियर से टोकन लिया और खाना खाया। उसी ने बैग रखा था। पुलिस के मुताबिक एक महिला 6 और लोगों के साथ कैफे में बैठी थी, तभी उसके पीछे रखा बैग फट गया। शुरुआती जांच से पता चला कि हमलावर 25 से 30 साल का शख्स था। रेस्टोरेंट में आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो रेस्टोरेंट के पास एक बस से उतरते हुए उसी ने बैग रखा था। पुलिस के मुताबिक एक महिला 6 और लोगों के साथ कैफे में बैठी थी, तभी उसके पीछे रखा बैग फट गया। शुरुआती जांच से पता चला कि हमलावर 25 से 30 साल का शख्स है। रेस्टोरेंट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा वो रेस्टोरेंट के पास एक बस से उतरते हुए और उसमें
चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मास्क था। वो कैफे में आया, यहाँ उसने कैश काउंटर पर पेमेंट किया और रवा इडली के लिए एक टोकन लिया। इडली खाने के बाद वो कूड़ेदान के पास एक बैग छोड़कर बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट में ब्लास्ट के आरोपी ने लगभग 7 मिनट का समय बिताया। उसके बाहर निकलने के लगभग 1 घंटे बाद बम फट गया। बताया जा रहा है कि रामेश्वरम कैफे में हुए इस ब्लास्ट में टाइमर बम का यूज करके विस्फोट किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सीसीबी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और उसे 1-2 दिन में आरोपी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। शिव कुमार ने कहा कि संदिग्ध की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि सुरक्षा गार्ड रमेश रामेश्वरम कैफे के एंट्री गेट के पास खड़े थे जब अंदर ब्लास्ट हुआ। रमेश ने कहा कि ब्लास्ट के अगले 15 मिनट तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने चारों ओर देखा तो देखा कि जगह जगह धुआं भरा हुआ है, जबकि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ फर्श पर थे। जो हो रहा था वो मुझे समझ में नहीं आया। वहीं एक स्थानीय फर्म के कर्मचारी शबरीश ने कहा कि हम सहयोगियों ने दोपहर के भोजन की योजना बनाई थी और कुछ अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हम सभी एक तेज आवाज से हिल गए। जल्द ही पूरा रेस्टोरेंट क्षेत्र घने काले धुएं से भर गया और लोग बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम में से कुछ लोग रेस्टोरेंट की ओर दौड़े और देखा कि ग्रेनाइट के फर्श के छोटे टुकड़े फट गए थे और कांच के पैनल और दीवार से टकरा गए थे। हर तरफ धुआं भर चुका था। कुछ ग्राहकों और कर्मचारियों को खून बह रहा था। हमने ऑटो की व्यवस्था करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं अब बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के आरोपी की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला यूपी से भी सामने आ चुका है, जहां यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को बोतल बम के साथ गिरफ्तार किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपी एसटीएफ ने 16 फरवरी 2024 को मुजफ्फरनगर से जावेद शेख नाम के एक युवक को 4 जिंदा टाइम बम के साथ पकड़ा। वहीं पुलिस बम खरीदने वाली महिला इमराना की जोर शोर से तलाश कर रही थी। वहीं इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, जहां ये सामने आया कि इससे पहले भी इमराना बम बनवा चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और यूपी एसटीएफ की पूछताछ में जानकारी मिली कि इमराना ने साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान भी तकरीबन 200 बम ऑर्डर देकर बनवाए थे। इन बमों को उसने दंगों के दौरान बंटवाए थे। उन दंगों के दौरान मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट में बमों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि इमराना ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और 2020 में नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए के दौरान हुए बवाल में उसने 100 से अधिक बम अपने लोगों को बांटे थे। जावेद की गिरफ्तारी के बाद बम बनाने के लिए मिले ऑर्डर की सूची भी एसटीएफ ने हासिल की। सूची में शामिल लोगों के साथ साथ जावेद के संपर्क वालों के खिलाफ भी जांच की जा रही थी। वहीं जावेद ने पूछताछ में बताया कि इमराना तंत्र क्रिया भी करती थी। इमराना शामली जिले की रहने वाली है, लेकिन मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल खालापारा इलाके में रहती है। एजेंसी ने उसके घर रेड डाली, लेकिन वो पहले ही फरार हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जावेद दिन में फुटपाथ पर ठेली लगाकर टी-शर्ट और लोअर बेचता था और रात में बम बनाने का काम करता था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब उसके पास से 4 टाइम बम, बोतल के अंदर गन पाउडर 999, लोहे की छोटी गोलियां, कार्टन और पीओपी आदि भी मिला था। इनमें धमाके का टाइमर सेट करने के लिए घड़ियां भी लगाई गई थी। जावेद ने पूछताछ में अधिकारियों को यह भी बताया कि इमराना ने उसे बोतल बम बनाने के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही थी। बम तैयार करने के लिए इमराना ने जावेद को 10,000 रुपए एडवांस में दिए थे। बाकी के 40,000 रुपए बम मिल जाने के बाद इमराना ने देने का वादा किया था। इन बमों का उपयोग कहां होना था, इसके बारे में जानकारी सिर्फ इमराना को ही थी। जावेद ने बताया कि उसने बम बनाना मुजफ्फरनगर में ही अपने चाचा और दादा से सीखा था। उसका चाचा मोहम्मद अर्शी मुजफ्फरनगर में पटाखे की दुकान चलाता था। उसने कुछ जानकारी यूट्यूब से इकट्ठा की थी। बम बनाने के लिए जावेद ने ग्लूकोज की बोतलें डॉक्टरों से हासिल की थी। लोहे की गोलियां साइकिल की एक दुकान से लिया था। वहीं टाइम बम में लगाने के लिए घड़ियों की दुकान से घड़ी खरीदी गई थी।
खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।